परफेक्शन आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं अरविंद पांडे और हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे का एक सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं जिसमें पार्ट 1 हो चुका है और आज हम लोग पार्ट 2 से डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर 30 क्वेश्चन डिस्कस किया और पार्ट 2 में हम लोग 31 से लेकर के टिल 60 क्वेश्चंस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो बिना देर किए शुरू करेंगे आज का सेशन। बात करें अगर 31st क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करिए। आपके पास 2 स्टेटमेंट है और आपसे पूछा जा रहा है कि सही कूट क्या है। तो पहला कूट देखते हैं क्या है। बिहार का कुल पथ घनत्व देश में तीसरे स्थान पर है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो पथ घनत्व के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पथ घनत्व जिस स्टेट में है वो केरल है। दूसरे स्थान पर जो है वो है आपका पश्चिम बंगाल है और जो तीसरा स्थान है वो है आपका बिहार। और बिहार में जो पथ घनत्व है यानी बिहार का जो पथ घनत्व है वो है 3166.3 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर जो है बिहार का पथ घनत्व है। तो यानी कि 3166.3 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का भारत में जो स्थान है वह तीसरा है। पहले स्थान पर केरल याद रखेंगे, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल। तो यानी कि इसके अनुसार जो ऑप्शन नंबर ए है 1 है, ये बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए इस क्षेत्र में बजट का आवंटन जो रहा है वो 16,530 करोड़ रहा है और ये बिल्कुल सही आवंटन है, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। और इस अनुसार अगर हम सही कूट की खोज करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही कूट है, यानी जो कह रहा है कि 1 और 2 जो है दोनों स्टेटमेंट जो है सही हैं। यानी 31st का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, जो कहता है कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, यानी कि सही हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बिहार राज्य में कितने प्रतिशत ग्राम पंचायत भारत नेट के तहत जो है आच्छादित है। भारत नेट योजना के बारे में हम सब जानते हैं। भारत नेट योजना ग्रामीण स्तर पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का दुनिया का सबसे बड़ा और यूँ कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, जो किफ़ायती दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामीण स्तर पर ब्रॉडबैंड कवर करने की योजना से संबंधित है। तो बिहार राज्य में कितने प्रतिशत ग्राम पंचायत भारत नेट के तहत आच्छादित है, तो ये पूरा का पूरा डेटाबेस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 98.7% जो है जो क्षेत्र है वह ग्राम पंचायत जो है वो भारत नेट के तहत पूरी तरीके से आच्छादित है। यानी 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का पायलट प्रोजेक्ट किस जिले में शुरू किया गया है। तो बात करें अगर मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से किया गया है। और ये जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है ये जो है पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत मुजफ्फरपुर से इसकी शुरुआत की गई है और अगर ये सफल हुआ तो बाकी जिलों में भी इसको जल्द से जल्द जो है लागू किए जाने की योजना है। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना की बात करें तो जैसे आपने आयुष्मान भारत सुना होगा, सेंट्रल स्तर की योजना है, यानी केंद्र सरकार की योजना है जिसमें आयुष्मान कार्ड बनता है। वैसे ही राज्य स्तर पर राज्य सरकार की शुरुआत है जिसमें जो है जो मरीज होंगे यानी कि जो रोगी होंगे उनका जो है एक डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनेगा और स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से कई सारी सरकार की सुविधाएं स्वास्थ्य से संबंधित जो है वह लाभार्थी को दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है वह है आपका मुजफ्फरपुर से इसकी शुरुआत हुई है और इसके बाद जो है इसको बाकी जिलों में भी लागू किया जाएगा अगर ये मुजफ्फरपुर से शुरुआत की गई इस योजना में सफलता मिलती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक संस्थान का IS 17088/2021 किससे संबंधित है। ये दरअसल ISO है, ISO को हम जानते होंगे। तो ISO किससे संबंधित है, तो दरअसल 17088 ये जो है संबंधित है ऑप्शन नंबर ए से, जो कह रहा है कंपोस्ट बनाने वाले प्लास्टिक से बने कैरी बैग, यानी ऐसे प्लास्टिक से बने ऐसे कैरी बैग जिनका रिसाइकलिंग हो सकता है, उसका जो स्टैंडर्डाइजेशन का जो कोड है वो कोड आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जल जीवन हरियाली अभियान में क्या शामिल है। जल जीवन हरियाली मिशन की बात करें तो इस मिशन को शुरू किया गया था 2012 में और 2012 में शुरू किया गया था तो इसका नाम केवल हरियाली मिशन था। क्या था? हरियाली मिशन था। और हरियाली मिशन की शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था कि जो वन आच्छादन है, जो हरित आवरण है, हरित आवरण को बढ़ावा देना।
बिहार झारखंड जब अलग राज्य बना बिहार से, तो जो है जो हरित आवरण था वो मात्र 9% था। कितना परसेंट था? 9% था। और अभी 2023 और 24 के अंतर्गत जो लगातार जो है जल जीवन हरियाली मिशन, इस अभियान को 2019 में शुरू किया गया था। इस अभियान के चलते वर्तमान में जो वन आच्छादन है वो बढ़ करके कितना % हो चुका है? 15% हो चुका है। और भविष्य में इसको 17% तक बढ़ाए जाने की उम्मीद है। तो पहले जल जीवन हरियाली मिशन का नाम था हरियाली मिशन था, 2012 में शुरू किया गया था। बाद में इसी को 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान किया गया, जिसके अंतर्गत वन आच्छादन जो है पहले सन 2000 के आसपास तो 9% था, लेकिन अभी कितना % है? 15%, जिसको आगे चलकर 17% तक बढ़ाए जाने की उम्मीद है। इसमें क्या शामिल है पूछा जा रहा है, तो पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये शामिल है। दूसरा है वर्षा जल संग्रह, ये भी सही है। और तीसरा है भंडारण संरचना का निर्माण, ये भी ऑप्शन आपका सही है। इन 1, 2 तीनों ही कूट सही हैं। और इसके अनुसार जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर डी है, जो कहता है कि 1, 2 और 3 तीनों ही कूट सही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों का बिहार संदर्भ में विचार करिए। और पहला कथन है, बिहार में शहरीकरण की दर 16.2% है। और ये बिल्कुल सही आंसर है। बिहार में जो शहरीकरण है की दर 1 दशक में काफ़ी बढ़ा है। पहले यह शहरीकरण की दर लगभग 11 से 13% के आसपास था, लेकिन अभी ये बढ़ करके 16.2% हो गया है। दूसरा ऑप्शन है, नगर विकास एवं आवास विभाग का व्यय 2019-20 की तुलना में 20-21 में लगभग दोगुना हुआ है। ये बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि जो है जो नगर विकास एवं आवास विभाग का जो व्यय है और वो 19-20 और 20-21 में दोगुना बढ़ गया है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। और इस अनुसार जो है अगर हम देखेंगे कि सही विकल्प, तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। 1 और 2 दोनों ही कूट जो है सही आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो वर्ष 2020-21 की तुलना में 21-22 में स्वयं सहायता समूहों की संख्या में गिरावट आई है, और ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। 20-21 और 21-22 की तो 21-22 में 20-21 की तुलना में जो स्वयं सहायता समूह हैं बढ़े हैं, और अभी इनकी जो संख्या है वो है 10,35,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह जो है वह जो है बिहार में कार्य कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, गिरावट नहीं हुई है जबकि बढ़ोतरी आई है। इसके अलावा बात करें ऋण संपर्कित समूहों की संख्या में वर्ष 18-19 की तुलना में 21 और 22 में बढ़ोतरी हुई है, और ये बढ़ोतरी वाला जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। और अगर सही कथन का चयन करना है तो सही कथन के चयन में हमारा ऑप्शन बी सही होगा, जो कह रहा है कि केवल 2 जो है दूसरा जो कूट है, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो दूसरा स्टेटमेंट सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 31 मार्च 2022 तक बिहार राज्य में कितनी बैंक शाखाएं मौजूद थी। तो 31 मार्च 2022 तक बिहार में जो टोटल बैंक शाखाएं मौजूद थी वो 7,713 बैंक शाखाएं मौजूद थी। वहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए स्मॉल एंड फाइनेंस बैंकों की संख्या पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा कि 287 जो है बिहार में स्मॉल एंड फाइनेंस बैंक भी कार्य कर रहे हैं। और वहीं पर बात करें अगर ग्रॉस एनपीए या नेट एनपीए की बात करें अगर हम लोग, तो नेट एनपीए जो बिहार में जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं उनका जो नेट एनपीए है वो कम होकर कितना % हो गया है? 11.3% के आसपास आ गया है। तो याद रखिएगा बिहार में जो नेट एनपीए है वर्तमान में 21-22 के सर्वे के अनुसार 11.3% है। वहीं पर जो स्मॉल एंड फाइनेंस बैंकों की संख्या 287 है, और बिहार में 31 मार्च 2022 तक जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं उनकी जो संख्या है वो 7,713 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार राज्य से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। तो हाल ही के वर्षों में राज्य के नागरिकों में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में बैंक जमा की आदतों में कमी देखी गई है। तो बैंक जमा की आदतों में कमी देखी गई है, ये आंसर जो है ना वो बिल्कुल सही आंसर नहीं है। अगर हम बात करें बैंक जमा की बात करें तो बैंक जमा की आदतों में 11.2% 11.2% की वृद्धि हुई है। और अगर बैंक जमा की आदतों में या बैंक जमा में 11.2% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब जो है बैंकिंग जो हैबिट्स है उसमें कमी नहीं बल्कि वृद्धि देखी गई है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है
अनुसूचित व्यवसायी बैंक यानी कि शेड्यूल जो कॉमर्शियल बैंक हैं द्वारा उपलब्ध कराई गई ऋण राशि में बढ़ोतरी आई है। और ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, यानी जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है उनके द्वारा जो ऋण जो है उपलब्ध कराया गया है वह लगभग 19.3% की वृद्धि आई है। यानी कि जो ऋण की उपलब्धता है वो 19.3% बढ़ा है, और जो बैंकिंग हैबिट है यानी जो बैंकिंग जमा है 11.2% बढ़ा है। तो यहाँ पर तो घटने की बात ऑप्शन में की गई थी, तो ये आंसर गलत हो गया और ये दूसरा ऑप्शन सही हो गया। इसके अनुसार अगर हम विकल्प चूज करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जो कह रहा है कि केवल दूसरा विकल्प जो है वह सही विकल्प है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बिहार राज्य में अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों में 2020-21 की तुलना में 21-22 में ऋण जमा अनुपात की स्थिति क्या रही है। ऋण जमा अनुपात आई थिंक आप जानते होंगे, बैंकों में जो जमा स्वीकार्य होता है उस जमा के अनुपात में बैंक ऋण का कितना प्रसार करते हैं, ये अनुपात, ये रेशियो को हम लोग कैश डिपॉजिट रेशियो या ऋण जमा अनुपात के नाम से हम जानते हैं। तो जो ऋण जमा अनुपात की स्थिति है वह बिहार राज्य में अनुसूचित बैंकों का वह बढ़ा है। यानी कि जो ऋण जमा अनुपात है बिहार राज्य में वह जो है बढ़ा है, और पहले ये 41.2% था। कितना परसेंट था? 41.2% था, और अभी बढ़ करके हो गया है 44.2%, यानी 44.2% हुआ है। तो इसके अनुसार जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। इसमें पहला स्टेटमेंट है, राज्य के सभी बैंकों में अनिष्पादित परिसंपत्ति यानी कि जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं 21 की तुलना में मार्च 2022 में बढ़ा है। तो दरअसल जो है जो एनपीए है वह बिहार में घटा है, और ये घट करके कितना हो गया है 11.3% हो गया है। यानी इसके अनुसार ये जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है। वहीं पर राज्य में नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहयोग है 17-18 की तुलना में 21-22 में बढ़ा है, और ये जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, और इसके अनुसार सही विकल्प अगर आपको निकालना हो तो इसमें से आपको ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही विकल्प के रूप में बाहर आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही है, जो बता रहा है कि दूसरा कूट सही है और पहला गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार राज्य में सामाजिक सेवाओं पर 21-22 में प्रति व्यक्ति व्यय कितना है। ये पूरी तरीके से आंकड़ों पर आधारित प्रश्न है। तो बात करें अगर बिहार राज्य में सामाजिक सेवाओं पर 21-22 में प्रति व्यक्ति व्यय की बात करें तो प्रति व्यक्ति व्यय 6,156 रुपये यानी 6,156 रुपीज़ प्रति व्यक्ति व्यय है सामाजिक सेवाओं पर। 21 और 22 के सर्वेक्षण का ये डेटा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता कितनी है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार राज्य के लिए जन्मकालीन जो जीवन संभाव्यता है वो है 69.5 वर्ष है। और वहीं पर अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के लिए जो जीवन संभाव्यता है बिहार में वो 69.7 है। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए जो जीवन संभाव्यता है वो 69.2 है, और बिहार की बात करें तो 69.5 है। वहीं पर अगर बात करें भारत के जीवन संभाव्यता की बात करें अगर, तो भारत का जो जीवन संभाव्यता है वो है 70 ईयर्स है, यानी कि 70 वर्ष है। यानी भारत में जो जीवन संभाव्यता है और बिहार का जीवन संभाव्यता से भारत की संभाव्यता 0.5 ईयर्स ज़्यादा है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 45 क्वेश्चन, अच्छा 45 मुझे लगता है रिपीट हुआ होगा। तो पीएम पोषण योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, और 2017-18 की तुलना में 21-22 में 15 अंक की बढ़ोतरी आच्छादन में हुई है। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह कार्यक्रम मिड डे मील योजना का स्थान लेगी। मिड डे मील योजना हम सब जानते होंगे 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी, और वास्तव में इस मिड डे मील योजना को सन 2021 में पीएम पोषण योजना के नाम से इसे जाना जाएगा। यानी मिड डे मील योजना जो 1995 से 1995 से यह योजना कंटिन्यू चल रही थी हमारे देश में, उसकी जगह पर अब वर्तमान में या उसको रीनेम कर दिया गया है, जिसको पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है, और इसके अनुसार जो सही कूट होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 46। बिहार राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन स्टेटमेंट है, राज्य के जो
कुल बजट में महिलाओं के लिए जो परिव्यय का हिस्सा है वह 12.8% है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राज्य सरकार का जो बजट है यानी कुल बजट में जो महिलाओं की हिस्सेदारी यानी महिलाओं के ऊपर जो परिव्यय है यानी महिलाओं के ऊपर जो पैसा खर्च किया गया है वो बजट का लगभग कितना परसेंट है, 12.8% है। वहीं पर बात करें सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में महिलाओं के ऊपर जो परिव्यय है वो 3.6% के आसपास है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से सही है। और ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही होने के आधार पर अगर हम विकल्प यहाँ पर अगर हम देखें तो विकल्प जो सही होगा 1 और 2 सही, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर बन रहा है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 47। निम्न कथनों पर बिहार राज्य के संदर्भ में विचार कीजिए। और स्टेटमेंट आपके कुछ यूं दिए हुए हैं। राज्य सरकार ने 2007-8 से बाल बजट तैयार करना शुरू किया। दरअसल अगर हम बात करें बाल बजट की बात करें तो बाल बजट की शुरुआत बिहार राज्य सरकार के द्वारा जिस वर्ष से हो रही है वो है 2013-2014, यानी 13 और 14 जो है फाइनेंशियल ईयर से बिहार राज्य सरकार के द्वारा बाल बजट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें बजट में बाल विकास के लिए एक अलग से प्राविधान, एक अलग से फंडिंग, एक अलग प्रकार की योजना का प्राविधान रखा गया है। तो इस आधार पर अगर बात करें तो 13-14 में शुरुआत हुई, यहाँ पर 7-8 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरीके से गलत है। बात करें अगर बाल बजट की बात करें तो सबसे पहला बाल बजट बनाने वाला जो स्टेट है वो स्टेट है आपका केरल। दूसरा जो स्टेट है वो है आपका है असम। और जो तीसरा स्टेट बन गया है वो है आपका बिहार। और बिहार ने इस प्रक्रिया को कब से शुरू किया, 13 से 14 तक। तो इस जो है स्टेटमेंट के अनुसार तो ये आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा, 2016 से 17 के तुलना में 20-21 में बच्चों पर जो व्यय है वो लगभग 85% के आसपास बढ़ा है। तो ये लगभग 5 वर्षों में यानी 2016 से लेकर 2021 के बीच में 5 वर्षों में वास्तव में 85% तक लगभग जो है जो परिव्यय है वो बच्चों के ऊपर यानी बाल बजट के माध्यम से बढ़ा है। तो ये स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल सही है, यानी दूसरा स्टेटमेंट सही है। और इसके अनुसार अगर हमको सही कूट की पहचान करनी हो तो जो है ए ऑप्शन सही है, जो कह रहा है कि दूसरा कूट सही है, यानी कि जो दूसरा स्टेटमेंट है वह सही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 48 और बिहार राज्य में पूछा जा रहा है कि जो समेकित बाल विकास है इससे संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। तो बात करें समेकित बाल विकास की बात करें तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट डायरेक्ट पढ़िएगा। इस परियोजना को यानी इस बाल विकास परियोजना को चलाया जाता है परियोजना कार्यालय के द्वारा, यानी ये दूसरा स्टेटमेंट तो एकदम डैम श्योर क्लियर है, यानी कि 100% ट्रू है ये। और फिर पूछ रहे हैं कि 2017-18 से 21-22 यानी पिछले 5 वर्षों में बजट प्राविधान में वार्षिक वृद्धि 14% की बढ़ोतरी हुई है। और ये 14% की बढ़ोतरी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाता है, यानी कि वास्तव में 14% की वृद्धि हुई है पिछले 5 वर्षों में समेकित बाल विकास के अंतर्गत, यानी पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। और अगर दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारा जो सही कूट होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कह रहा है कि 1 और 2 दोनों ही कूट सही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 49 है और क्वेश्चन है बिहार राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में वानिकी एवं काष्ठ का वर्ष 2021-22 में उत्पादन का कितना प्रतिशत योगदान रहा है। तो बात करें कि सकल राज्यगत मूल्यवर्धन यानी कि GSVA में वानिकी एवं काष्ठ का जो योगदान रहा है वो रहा है 1.6%, यानी 1.6%। और 1.6% के साथ बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के साथ सही जा रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य की देश में वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या रही है। तो 2021-22 में जो GSDP में जो वृद्धि दर रहा है वो बिहार का रहा है 10.98% रहा है। और ये 10.98% वृद्धि दर के साथ बिहार राज्य पूरे भारत में तीसरे जो है रैंक पर रहा ऑल स्टेट की रैंकिंग में, यानी कि तीसरा राज्य जो सबसे तेजी से आर्थिक समृद्धि दर हासिल किया वो आपका रहा बिहार रहा। अगर हम बात करें पहले राज्य की बात करें तो अगर हम बात करें फर्स्ट राज्य की बात करें तो पहला राज्य रहा है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का जो ग्रोथ रेट रहा है वो रहा है 11.40% रहा है। वहीं पर दूसरे स्थान पर जो राज्य रहा है
वो राज्य रहा है राजस्थान, और राजस्थान का जो ग्रोथ रेट रहा है वो 11.04% रहा है। और वहीं पर तीसरा स्थान जो है आ जाता है बिहार, और इसका जो है जो ग्रोथ रेट रहा है वो 10.98% के साथ है ना फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट के रूप में तीसरे स्थान पर यानी टॉप 5 में बिहार एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो अगर हम बात करें, यहाँ पर बात किया जा रहा है जीएसडीपी की बात की जा रही है, और जीएसडीपी में पर कैपिटा की बात की जा रही है, पर कैपिटा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की बात की जा रही है। तो इस सभी विकल्पों में, चूंकि ये पूरी तरीके से डेटाबेस क्वेश्चन है ये, तो सभी विकल्पों में जो सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर डी है। और दरअसल जो प्रति व्यक्ति जीएसडीपी है वो है 54,383,000 रुपए, यानी 54,383,000 रुपए प्रति व्यक्ति जीएसडीपी है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22 के अंतर्गत। तो ये प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की बात कर रहे हैं। अगर प्रति व्यक्ति एनएसडीपी की बात करें तो ये है आपका 49,470,000 रुपए प्रति व्यक्ति एनएसडीपी जो है कैलकुलेट हुआ है ये आर्थिक सर्वेक्षण 21 और 22 के अनुसार। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितना होगा? 54,383 प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कैसे निकालते हैं? राज्य का जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अगर हम कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे तो वो औसत आय निकल जाती है, जिसको प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के नाम से जानते हैं हम। तो प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 54,383 और प्रति व्यक्ति एनएसडीपी अगर पूछा जाए तो 49,470,000 रुपए जो है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन यानी जीएसबीए के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए हुए हैं और इन तीनों कथन में आपको बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। पहला कथन है, जीएसबीए में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 18.1% है। तो बात करें जीएसबीए में प्राथमिक क्षेत्र का जो हिस्सा है वो दरअसल 21.2% है। वहीं पर जीएसबीए में यानी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में द्वितीय क्षेत्र का जो हिस्सा है वो है 18.1% है। और जीएसबीए में तीसरे क्षेत्र का जो हिस्सा है वो है 60.7% है। तो इसका जो है अगर सही आंकड़ों के अनुसार अगर आप मैच करेंगे तो आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है और तीसरा स्टेटमेंट आप देखेंगे बिल्कुल सही है। और इस प्रकार हम सही विकल्पों की जब खोज निकलते हैं तो हमें ऑप्शन नंबर बी जो है सही विकल्प हमें मिलता है, जो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 यानी स्टेटमेंट जो है जो तीसरा है वो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 54, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, यानी कि एनएसडीपी पर कैपिटा कितना है। तो अभी हम लोगों ने बात किया है पर कैपिटा जो एनएसडीपी है वो 49,470 रुपए है। 49,470 रुपए प्रति व्यक्ति एनएसडीपी है। और अगर वहीं बात करें प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की बात करें तो हम लोगों ने बात किया था 54,383 रुपए ये प्रति व्यक्ति जो है जीएसडीपी आंकड़ा है, यानी प्रति व्यक्ति आय है बिहार राज्य का जो है वर्तमान कीमत पर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रगत वृद्धि दरों को सुमेलित कीजिए और 21-22 के संदर्भ में आपको जो है ये पूरा आंकड़ा सुमेलित करना है। तो आपको विभिन्न क्षेत्र दिए हुए हैं और इन क्षेत्रों में कितना प्रतिशत का समृद्धि दर है आपको यहाँ से मैच करना है। तो आपको यहाँ पर अगर 2 से 3 भी अगर आपको याद रहता है समृद्धि दर तो आप बहुत अच्छे से सुमेलित कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले बात करें फसल क्षेत्र की बात करें तो फसल क्षेत्र में जो 21-22 में समृद्धि दर था वो कितना परसेंट था? 11.9%। वहीं पर अगर बात करें पशुधन की बात करें तो पशुधन में जो समृद्धि दर था वो था 6.9%। खनन एवं उत्खनन की बात करें तो खनन एवं उत्खनन में जो समृद्धि दर था वो 7.1% था। सबसे कम समृद्धि दर इन सभी क्षेत्रों में विनिर्माण क्षेत्र में देखने को मिला, जो समृद्धि दर 1.2% है। अब इनके अनुसार अगर आप सही कूट मैच करेंगे तो ए का 11.9% यानी ए का 4 हो जा रहा है। पशुधन 6.9 क्या होगा? 3 होगा।
खनन उत्खनन 2 होगा और विनिर्माण आपका 1 होगा। यानी इसमें सही कूट अगर आप खोजेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 सही कूट बन रहा है, जिसमें ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का जो है आपका फर्स्ट जो है ऑप्शन सही है। यानी इसका जो सही कूट बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के संदर्भ में सकल स्थिर पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। इसका जो आकलन है, यानी जो सकल स्थिर पूंजी निर्माण है, इसका जो आकलन है वह आकलन आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा किया जाता है। और ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। बिहार में सकल स्थिर पूंजी निर्माण का जो आकलन है वो प्रत्येक वर्ष आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा ही किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। दूसरा ऑप्शन है, वर्ष 2021 में यह 3% है। पहले ये 1.6% था, लेकिन अभी 21-22 के नए आंकड़ों के अनुसार बढ़ करके 3% हो गया है। और ये आंसर भी आपका सही ऑप्शन है, यानी सेकेंड ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है। और सही विकल्पों का अगर चयन पूछा जाए तो ये दोनों ही चूंकि ऑप्शन सही हैं, तो 1 और 2 सही है, दोनों ही पर हम विकल्प लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति जिला घरेलू उत्पाद के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। और कथन है, इसे आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा नियमित किया जाता है। तो बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति जिला घरेलू उत्पाद के संदर्भ में ये कथन बिल्कुल सही है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा ही इसको जो है नियमित किया जाता है, यानी रेगुलेट किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो बेगूसराय है जिला प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद में सबसे संपन्न जिला है। तो प्रति व्यक्ति जिला घरेलू उत्पाद में या प्रति व्यक्ति आय की बात करें, अगर जिले वाइज यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें, तो बेगूसराय का स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया है। जो पहला जो टॉप स्टेट में जो टॉप डिस्ट्रिक्ट है, यानी वह जिला जिसका जो है डिस्ट्रिक्ट GSDP जो है सबसे अधिक है, वो है आपका पटना। लगभग 1,15,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष इनकम के साथ पटना जिला सर्वाधिक जो है प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है बिहार में। तो ये पहले स्थान पर पटना हो गया, दूसरे स्थान पर हो गया बेगूसराय और तीसरे स्थान पर आपका हो गया मुंगेर हो गया। तो ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार स्टेट के जो सर्वाधिक जो है पर कैपिटा इनकम वाले जो है डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार राज्य के। तो यानी इसके अनुसार ये दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, पहला आंसर सही है। और इसके अनुसार सही कूट आपका बनेगा केवल 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको सही विकल्प आपको इसमें से चुनना है। जिसमें सबसे पहला विकल्प है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा नियमित होता है। अब बात करें अगर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के बारे में, तो दरअसल ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा ही नियमित होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो केंद्रीय सांख्यिकी है, इसकी जगह दरअसल प्रश्न में अब आपको क्या मिलेगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी मिलेगा आपको। क्योंकि पहले CSO था, NSSO था, और जो है इसको मर्ज करके NSO बनाया जा चुका है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है ये। तो CPI का जो है जो नियमन है या जो पब्लिकेशन है प्रत्येक माह किया जाता है। और ये जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। हम सबको CPI के बारे में पता होगा, यह खुदरा मूल्य पर महंगाई को मेजर करने का, महंगाई को कैलकुलेट करने का या मुद्रास्फीति की गणना का भारत में एक प्रमुख सूचकांक है, जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों की ही कीमतों में बढ़ोतरी का अनुमान प्रत्येक माह जो है वह लगाया जाता है NSO के द्वारा। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है थोक मूल्य सूचकांक, यानी जो WPI सूचकांक है। ये WPI सूचकांक के बारे में हमें पता होगा कि यह सूचकांक थोक मूल्य पर महंगाई की गणना करता है और इस सूचकांक में केवल वस्तुओं की कीमतों के फ्लक्चुएशन की बात की जाती है, न कि सेवाओं की। तो इस सूचकांक को वित्त मंत्रालय द्वारा नियमित किया जाता है, जो कि गलत है। WPI सूचकांक को दरअसल जिस मंत्रालय के द्वारा प्रकाशन किया जाता है वो है आपका वाणिज्य मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है। यानी इसके अनुसार जो सही कूट बन रहा है आपका वो ऑप्शन नंबर ए है, और ये है आपका केवल 1 सही है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2021 और 22 में
बिहार राज्य सरकार का कुल व्यय कितना है? तो बिहार राज्य सरकार का 21-22 में जो कुल व्यय था वो था 1,93,123 करोड़ रुपए। ये बिहार सरकार के बजट का कुल साइज था, यानी कुल परिव्यय था, जो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में दो भागों में बटा हुआ था। तो 59 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी को जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, और ये लास्ट 60 क्वेश्चन है। बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और प्रश्न पहला है, राज्य सरकार की प्राप्ति वर्ष 20-21 की तुलना में 21-22 में घट गई है। प्राप्ति का मतलब यहाँ पे राजस्व प्राप्ति की बात हो रही है। तो याद रखिएगा कि कंटिन्यूअस वर्षों में जो आय की प्राप्ति होती है वो घटती नहीं है, वो हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। और वहीं पर देखिएगा राज्य सरकार का जो व्यय है 20-21 की तुलना में 21-22 में बढ़ गया है। हमने अभी पहले ही बात किया है कि जो वार्षिक जो स्तर पर, यानी वर्तमान वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में चाहे आय हो चाहे व्यय हो, ये दोनों ही बढ़ता है। तो इसी आधार पर अगर हम आंसर करेंगे तो ये आंसर आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर 2 जो है, या स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और इसके अनुसार जो सही कुट बन रहा है वो ऑप्शन नंबर बी का है, यानी केवल 2 जो है सही है, और ये बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को हम लोग फिनिश करते हैं। हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे को 2 पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया। पार्ट 1 में हम लोग 1 to 30 क्वेश्चन डिस्कस किया, और ये अब जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग 31 से लेकर के और 60 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने बिहार इकोनॉमिक सर्वे को जो है प्रश्न वाइज डिस्कस किया। अगर इस 8 क्वेश्चन का एक सीरीज जो है या दोनों ही वीडियो आप ठीक से देख लेते हैं तो उम्मीद है कि आपसे जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों पर आप अपना सही उत्तर जो है वह अंकित कर सकते हैं, सही उत्तर आप दे सकते हैं। तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। जरूर बताइएगा आज का ये सेशन कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।